हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यह जो है अपराध, बाल अपराध एवं श्वेत अपराध टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो लगकर अपनी तैयारी करें और रिवीजन करते रहें। क्वेश्चन नंबर पहला है, अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभावन प्रविधि पर किसने चर्चा की? ए ऑप्शन है A.K. कोहेन, बी ऑप्शन है E.H. सदरलैंड, सी ऑप्शन है डी मार्टजा एंड जी साइक्स, डी ऑप्शन है W.B. मिलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मार्टजा एंड जी साइक्स। ये जो है अमेरिका में किशोर अपराध वृत्ति पर निष्प्रभावन प्रविधि पर चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर पहला का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, गैरी स्लेपर और स्टीव टॉप्स ने निम्नलिखित का अध्ययन किया। ए ऑप्शन है श्वेतपोशी अपराध, बी ऑप्शन है अपराध साइबर अपराध, सी ऑप्शन है कारपोरेट अपराध, डी ऑप्शन है संगठित अपराध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कारपोरेट अपराध। कारपोरेट अपराध जो है गैरी स्लेपर और स्टीव टॉप्स ने कारपोरेट जगत का अपराध का अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भारत में अपचारी किशोर किस आयु समूह के होते हैं? ए ऑप्शन है 12 वर्ष से कम, सी ऑप्शन है 18 वर्ष से कम, बी ऑप्शन है 14 वर्ष से कम, डी ऑप्शन है 20 वर्ष से कम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से कम। भारत में अपचारी किशोर 18 वर्ष से कम के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, परिवीक्षा और साप प्रतिबंध करामुक्त पैरोल किस प्रकार का दंड है? ए ऑप्शन है निवारण दंड, सी ऑप्शन है कारावाह उपचार, बी ऑप्शन है प्रतिकारी दंड, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कारावाह उपचार। जो परिवीक्षा और साप प्रतिबंध कारामुक्त पैरोल है, यह जो है कारावाह उपचार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो परिवीक्षा और साप्रतिबंध कारामुक्त पैरोल है, यह किस वर्ष निर्मित हुआ था? यह जो है 1988 में यह कानून लाया गया था। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना तथा नियंत्रित करना है। किसके माध्यम से? ए ऑप्शन है जनता, सी ऑप्शन है पुलिस तथा जनता, बी ऑप्शन है पुलिस, डी ऑप्शन है सेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सी ऑप्शन, पुलिस तथा जनता जो है सामुदायिक अपराध को रोकने को नियंत्रित करता है। ठीक है, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य जो है अपराध को रोकना है, पुलिस तथा जनता नियंत्रित कर सकती है। जब जनता अवेयर रहती है तो जो है उस समाज में अपराध बहुत कम होता है, लेकिन जब जनता जो है उसी समाज में अवेयर नहीं होती है तब जो है अपराध होने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। तो अवेयर होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बंदी गृह व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम बंदियों के किस कार्य के लिए प्रारंभ किए गए हैं? ए ऑप्शन है सुधार, बी ऑप्शन है पुनर्वास, सी ऑप्शन है सुधार तथा पुनर्वास, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार तथा पुनर्वास। जो बंदी गृह जो व्यवसायिक प्रशिक्षण है, यह क्यों चलाए जाते हैं? ताकि जो वहाँ पे जो बंदी हैं, जो वहाँ पे बंदी बनाए गए हैं, तो उनके सुधार के लिए, ताकि जब तक तो वो जेल में हैं तब तक तो उनको वहाँ पे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि जब वह जेल से छूटें और समाज में बाहर आएँ तो उनमें सुधार हो सके और पुनर्वास हो सके, ताकि जो है दोबारा वो अपराध करके फिर जेल में फिर ना पहुंच जाए। इसलिए जो है बंदी गृह में जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं और सुधार कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, ताकि उनका जो है समुचित समाजीकरण हो। और व्यावसायिक प्रशिक्षण चलाए जाते हैं ताकि वह जेल से जब छूटे तो दोबारा समाज में जो है अपना पुनर्वास कर सके। ठीक है, तो इसलिए
बंदी गृहों में व्यावसायिक प्रशिक्षण और सुधारात्मक कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बंदी गृह व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस लिए प्रारंभ किए जाते हैं? बंदियों के सुधार तथा पुनर्वास के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? कारावास बंदी गृह बंदीकरण बंदी गृह अभ्यासन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इसके विरुद्ध है? ए ऑप्शन है दंड का प्रतिकारी सिद्धांत, बी ऑप्शन है अर्थदंड सिद्धांत, सी ऑप्शन है दंड का सुधारात्मक सिद्धांत, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह क्वेश्चन यह पूछ रहा है जो कारावास जो बंदीकरण और बंदी गृह अभ्यासन की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत इसके विरुद्ध है? यह विरुद्ध है दंड का सुधारात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अभिकथन और कथन और कारण वाले क्वेश्चन। तो व्यवहार विचलन वंशागत है, ये सही है कि गलत है? इसका क्या आपको सही पता चलेगा? तो आर है व्यक्ति के व्यवहार में विचलन तब आता है जब उसकी अधिक भूमिकाएं उन भूमिकाओं के लिए बने नियमों का अनुकूलन होने का स्थान पर प्रतिकूल होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? व्यवहार विचलन वंशानुगत होता नहीं, ये वंशानुगत नहीं होता, ये तो इंसान समाज में सीखता है। ठीक है, उसका विचलन उसके समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर गलत है। डी असत्य है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ए असत्य है परंतु आर सही है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला ए ऑप्शन जो है इसमें गलत होगा और बी आर जो है कथन इसका जो है जो कारण आर है ये राइट होगा। तो ए असत्य है परंतु आर सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? किशोर अपराध वृत्ति की घटनाओं को स्पष्ट करने की दृष्टि से शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में किसने विभाजित किया है? ए ऑप्शन है सी आर शॉ और एच डी मैके, बी ऑप्शन है ए कोहेन, सी ऑप्शन है ई एच सदरलैंड, डी ऑप्शन है जी टार्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सी आर शॉ और एच डी मैके ने जो है किशोर अपराध वृत्ति की घटनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिकागो शहर को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया था। किसने? सी और शॉ और एच डी मैके ने। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक होती हैं, अन्यथा सुधार प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? ए प्रत्याशित समाजीकरण, बी प्रौढ़ समाजीकरण, सी पुनः समाजीकरण और डी पुनर्वास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनः समाजीकरण। तो सुधारक संस्थाएं किशोर अपराध वृत्ति में सुधार करने में सहायक होती हैं और इस सुधार को क्या कहा जाता है? पुनः समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो पुनः समाजीकरण का कार्य विसमाजीकरण के बाद ही संभव है। किसी के द्वारा पहले सीखे हुए व्यवहार को भुलाकर उसके द्वारा नया व्यवहार सीखना ही पुनः समाजीकरण कहलाता है, जैसे कि अपराधियों को सभ्य पुरुष बनाना। तो जो पुनः समाजीकरण होता है वह जो है विसमाजीकरण के बाद आता है ही संभव। किसी के द्वारा पहले सीखे हुए व्यवहार को भुलाकर उसके द्वारा जो नया व्यवहार सीखा जाता है उसे ही पुनः समाजीकरण कहते हैं। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? जेल में कथन और कारण वाला ये क्वेश्चन है। जेल में अपराधियों पुनः समाजीकरण उस सुधार विधि का भाग है जो उनके पुनर्वास में सहायता करता है।
आर है बिना समुचित पुनर्वास के छोड़े गए अपराध कैदी फिर से अपराध में संलिप्त हो जाते हैं और वापस जेल आ जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोर्ट में दिया गया है, तो इसका कोर्ट में जो आंसर दिया गया ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेल में अपराधियों का पुनर्वास समाज वो सुधार विधि का भाग है जो उनके पुनर्वास में सहायता करता है, यह सही है। तो क्योंकि जब बिना समुचित पुनर्वास में छोड़े गए कैदी फिर से अपराध में संलिप्त हो जाते हैं और वापस जेल में आ जाते हैं, ये भी इसका सही स्पष्टीकरण है। क्योंकि अगर जेल में जो है अगर आपको पुनर्वास की सहायता नहीं दिया जाएगा तो कैदी जो है बिना पुनर्वास के जब छोड़े जाते हैं तो वह फिर आके समाज में अपराध में संलिप्त हो जाते हैं और फिर दोबारा जेल में आ पहुँचते हैं। तो इसका 11 क्वेश्चन का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आज जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो और कथन और कारण क्वेश्चन हमेशा यहाँ पे क्योंकि लगा के किया जाता है, तो आप इसको करके करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्यों जो है अपराधियों का पुनर्समाजीकरण आवश्यक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से विसामान्यता का अनुकरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। ए ऑप्शन है एच.एस. बेकर, सी ऑप्शन है इमाइल दुर्खाइम, बी ऑप्शन है जी टार्ड, डी ऑप्शन है एस कोहेन। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बी टार्ड। जो बी टार्ड हैं इन्होंने जो है अनुकरण विसामान्यता का अनुकरण सिद्धांत दिया है। ठीक है, प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकरण ने निम्न में से किसमें सफेदपोश अपराधों की दर को बढ़ा दिया है। ए ऑप्शन है बिजनेसमैन, सी ऑप्शन है कार्यालयी क्लर्क, बी ऑप्शन है खेतिहर मजदूर, डी ऑप्शन है स्कूल टीचर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसमें जो है सफ़ेदपोश अपराधों की बढ़ने की आशंका ज़्यादा होती है, ये होता है बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन है उसमें जो है तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकरण में सफ़ेदपोश अपराधों की दर को बढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, रिहा किए गए कैदियों को सफल पुनर्वास के लिए कौन सा प्रासंगिक नहीं है। ए ऑप्शन है विधि के अनुसार तुरंत जमानत दी जानी चाहिए, बी ऑप्शन है सुनवाई में तेजी लाई जाए, सी ऑप्शन है परिवीक्षा के लिए अनुमति दी जानी चाहिए और डी ऑप्शन है जेल में किए जाने वाले कार्यक्रम को रोक दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जेल में किए जाने वाले कार्यक्रम को रोक दिया जाना। यह जो है रिहा किए गए कैदियों के सफल पुनर्वास के लिए प्रासंगिक नहीं है, जबकि विधि के अनुसार तुरंत जमानत दिया जाना, सुनवाई में तेजी लाना और परिवीक्षा की अनुमति दी जाना जो है ये अप्रासंगिक है रिहा किए गए कैदियों के सफल पुनर्वास के लिए, जबकि जेल में किए जाने वाले कार्यक्रम को रोक दिया जाना यह जो है प्रासंगिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये फिर हम कथन और कारण वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अभिकथन ए, इंटरनेट की परंपरागत अपराधों की तुलना में व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। जो आर तर्क दिया गया है, आर परंपरागत अपराधों में केवल दो पक्षकार अर्थात अपराधकर्ता और पीड़ित प्रत्यक्षता घटना स्थल पर मौजूद होते हैं, परंतु साइबर अपराधों को में ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन है ए और आर गलत है, बी ऑप्शन है ए और ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है और डी ऑप्शन क्या है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि जो है इंटरनेट की परंपरागत अपराधों की तुलना में व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना है। ये तो बिल्कुल राइट ही है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि लगा के, क्योंकि परंपरागत अपराधों में केवल दो पक्षकार अर्थात अपराधकर्ता और पीड़ित प्रत्यक्षता घटनास्थल पर मौजूद होते हैं, परंतु साइबर अपराधों में ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कथन ए है जो है इसका जो है सही स्पष्टीकरण ये व्याख्या दे रहा है। ठीक है, क्योंकि साइबर अपराधों में ज़्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं और ज़्यादा लोग प्रभावित हो भी रहे हैं आज के संदर्भ में देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित लेखकों के 4 युग्मों में से कौन सा एक अपराध और विषामनता के अध्ययन से संबद्ध नहीं है। ए ऑप्शन है सदरलैंड और क्रेसी, बी ऑप्शन है इलियट और मैरिल, सी ऑप्शन है कोजर और रोजनबर्ग, डी ऑप्शन है बंस और टीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोजर और रोजनबर्ग। ठीक है, ये दोनों ही थिंकर जो है संघर्ष संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, संघर्ष सिद्धांत से संबंधित है कोजर और रोजनबर्ग, जबकि जो सदरलैंड, क्रेसी, इलियट, मैरिल और बंस और टीटर हैं ये जो है अपराध और विसमानता से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 आवश्यकों द्वारा दी गई अवैध गतिविधियां हैं। ए ऑप्शन है संगठित अपराध, बी ऑप्शन है असंगठित अपराध, सी ऑप्शन है किशोर अपराध वृत्ति, डी ऑप्शन है पेशेवर अपराध वृत्ति। तो जो आवश्यकों द्वारा की गई अवैध गतिविधियां क्या है, इसे कोर्ट में सही उत्तर देना है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है ए और सी, बी ऑप्शन है ए सी और डी, सी ऑप्शन है ए बी और सी, डी ऑप्शन है ए बी सी और डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। ठीक है, जो अवयस्क होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा की गई जो अवैध गतिविधियां हैं वह एक संगठित अपराध होता है और किशोर अपराध वृत्ति होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए और सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो कौन सा कथन है, कौन सा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, आधुनिक अपराध विज्ञान का सरोकार निम्नलिखित में से किसके उपाय खोजने से है। ए ऑप्शन है अपराध को औपचारिकता को कम करना, बी ऑप्शन है अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार, सी ऑप्शन है अपराध का पता लगाना, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आधुनिक अपराध का विज्ञान का सरोकार है, अपराध को और औपचारिकता को कम करना और अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार खोजने में है। जो आधुनिक अपराध विज्ञान है यह जो है इस पर काम करता है, अपराध को औपचारिकता को कम करना और अपराधियों के लिए सफलतापूर्वक उपचार, मतलब कि उसका पुनर्वास और सुधार की भी व्यवस्था खोजने में सरोकार है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है। ए ऑप्शन है पत्नी को पीटना, सी ऑप्शन है वृद्ध दुर्व्यवहार, बी ऑप्शन है बाल दुर्व्यवहार, डी ऑप्शन है सहोदर हिंसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल दुर्व्यवहार। जो बाल दुर्व्यवहार है यह जो है विश्व में सबसे ज़्यादा सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है, जिस पर हम लोग बहुत ही कम ध्यान देते हैं। जो बच्चा होता है, जो बालक होते हैं या बालिका, इन लोगों के साथ जो है सबसे ज़्यादा सामान्य घरेलू हिंसा होता है पूरे विश्व भर में। ठीक है, पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो दुर्व्यवहार या घरेलू हिंसा झेलता है वह झेलता है बच्चे। ठीक है, बाल दुर्व्यवहार। तो यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है लगता है कि जो है
औरतों के साथ ज़्यादा हिंसा होता है, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा सामान्य जो घरेलू हिंसा होता है विश्व में, वह सबसे ज़्यादा बच्चों के साथ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। और जब बच्चों के साथ जो है दुर्व्यवहार होता है, वही दुर्व्यवहार आगे चलकर समाज में अपराधीकरण को बढ़ावा देता है, क्योंकि जब बालक के साथ जो छोटे में या बचपन में कोई हिंसा घटती है, तो वह जो है जीवन में उसके एक छाप पड़ जाता है, और वह जीवन भर इस चीज़ को मानसिक तौर से यातनाएं झेलता रहता है, और यह जो है यह जो है उसके जीवन के लिए और समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है बाल दुर्व्यवहार। इसे अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? बाल न्याय अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1986, बी ऑप्शन है 14 नवंबर 1986, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1987, डी ऑप्शन है 14 नवंबर 1987। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बाल न्याय अधिनियम 1986 है, यह कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1987 में। ठीक है, बाल न्याय अधिनियम 2 अक्टूबर 1987 में लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? आपके अनुसार किसने स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण दिया है? ए ऑप्शन है वॉल्टन, बी ऑप्शन है गिबन्सन, सी ऑप्शन है बोगर, डी ऑप्शन है